नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर कुछ बीमारियां ऐसी होती जिसको हम पाले चले जाते हैं और हमारे शरीर में कब से रहता है पता भी नहीं चलता, लेकिन बहुत लेट स्टेज पे कभी पता चलता है। इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं सिकल सेल डिजीज़। और सिकल सेल डिजीज़ जो है ये 19 जून को हर वर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है और अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह होते हैं। उसी सिलसिले में आज हमने हमारे स्टूडियो में डॉक्टर दीप्ति जैन को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर दीप्ति जैन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो है ही, अलावा इसके ये एक नोडल ऑफिसर है सिकल सेल डिजीज़ के, और अलावा इसके ये एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है ग्लोबल सिकल सेल नेटवर्क की। आज इनसे हम जानेंगे कि सिकल सेल क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसका उपाय उपचार क्या है और ये कब तक ये इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हुई या प्रगति हुई, इसके बारे में हम अधिक जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले नमस्कार मैडम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और सिकल सेल के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हो, कैंपेन्स चलाती हो, तो जानना चाहेंगे कि सिकल सेल एग्जैक्टली होता क्या है। सिकल सेल, सिकल यानी खुरपी, जिसे हम हिंदी में खुरपी कहते हैं, हाँ जी, उसे सिकल कहते हैं। तो सिकल सेल, सेल मीन्स रक्तकण। तो जब अपना सेल रक्तकण सिकल का शेप का हो जाता है तब उसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। नॉर्मली अपना जो रक्त कण होता है, रेड सेल, वो गोल होता है, स्मूथ होता है। सिकल में वो खुरपी के शेप का हो जाता है। नॉर्मल सेल की लाइफ अराउंड 120 डेज होती है। 120 डेज बाय अप डिस्ट्रॉय हो जाता है, वाइल सिकल में उसकी लाइफ 30 to 40 डेज ही होती है। इसलिए उनको एनीमिया होता है और वो नोकीदार रहते हैं। तो जो नस में ब्लड फ्लो होता है उसे वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिससे सब ऑर्गन्स या सब अंग को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और आगे डैमेज होते रहते। जी, तो ये सिकल सेल इन शॉर्ट है कि ये किस किस्म से इंसान के अंदर आ जाता है, या क्या अनुवांशिक है या फिर बाद में एक्वायर्ड है, क्या होता है? ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ी से आती रहती है, अपने पेरेंट्स से बच्चों में आती रहती है। तो ये अनुवांशिक बीमारी है। तो हम कह सकते हैं कि एक म्यूटेटेड सेल है जो इस तरह बिहेव करता है। एक इसको कहेंगे ये सिंगल म्यूटेशन डिसऑर्डर है ये। जी जी जी। तो सिकल सेल के कुछ टाइप्स भी होते होंगे, तो उसके बारे में बताइए। इसके टाइप्स मेनली 2 रहते हैं आज समझाने के लिए। अपना नॉर्मल हीमोग्लोबिन पैटर्न होता है वो ए होता है। ये क्या होता है? ए हीमोग्लोबिन में एक पैटर्न होता है, ए और ए, ऐसा हीमोग्लोबिन पैटर्न होता है नॉर्मल में, हमारे में, आप में। अगर एक ए एस से रिप्लेस हो जाता है जो सिकल जीन है, तो उसे हम एएस कहते हैं। एएस या तो उसको वाहक कह सकते हैं हम। जी, लेकिन इनमें बेसिकली फ़र्क क्या होता है ए और एस? ये एस में जो मैंने अभी बताया आपको, जो सेल्स नॉर्मली ए सेल गोल होता है, लाइफ स्पैन 120 डेज होती है। एस जो रहेगा वो नोकीदार रहेगा, खुरपी के शेप का रहेगा और उसकी लाइफ स्पैन 30 to 40 डेज रहेंगे। ये एएस है, जिसमें एक नॉर्मल है और एक खूबी ये है कि वाहक नॉर्मल है। आज मैं भी वाहक हो सकती, आप भी हो सकते, अपन को कोई लक्षण नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम एएस या वाहक है सिकल के। और इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो मैं बाद में समझाऊंगी। और दूसरी प्रकार है, उसे एसएस कहते हैं, जिसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता ही नहीं है। ए जो नॉर्मल है, यहाँ एस हो जाते हैं। ये होते हैं जो पीड़ित रहते हैं, जिनको सब तकलीफ़ें जो सिकल के पेशेंट्स को होती है वो एसएस पेशेंट को होती है। एएस नॉर्मल दिखते हैं। मैडम, आपने कहा कि एक अनुवांशिक बीमारी है और शायद हम बाहर से एक्वायर नहीं कर रहे इसको, लेकिन क्या ये पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स आता है या दोनों पेरेंट्स में रह सकता है और वो दोनों ने ट्रांसमिट होंगे जी इन द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग? ये ऐसा है कि जब तक दोनों पेरेंट्स वाहक नहीं हैं तब तक बच्चा पीड़ित पैदा नहीं होगा। एक नॉर्मल रहा, एक वाहक रहा, तो कभी पीड़ित बच्चा नहीं होगा। वाहक बच्चे होंगे मगर पीड़ित नहीं होंगे। बात करेंगे हम एक ओवरऑल सिनेरियो की, क्योंकि वर्ल्ड सिकल डे को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल सिनेरियो क्या है, हम इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। एक ग्लोबल सिनेरियो क्या है और एक इंडियन सिनेरियो क्या है। हम जब ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं तो ये बीमारी सिकल ऐसे कहते हैं अफ्रीका से ओरिजिन हुए हैं।
जो ओरिजिनल जीन थे वो अफ्रीका से ओरिजिन हुए हैं। एंड आज ग्लोबली जब हम देखते हैं कि दुनिया में 3 देश हैं जहां एक्सपेक्टेड 2050 में सबसे ज़्यादा सिकल पीड़ित नवजात शिशु पैदा होंगे, और वो 3 देश हैं नाइजीरिया, कॉन्गो और इंडिया। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। जी जी जी। और कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो स्प्रेड जो होने का कारण है वो उसका कुछ मुख्य कारण हो सकता है? उसके माइग्रेशन है। ऐसे खूब सारे पॉस्टुलेशंस हैं कि पहले इंडिया और अफ्रीका जुड़ा हुआ था, बाद में वो सी बीच में आ गया। तो ऐसा पैटर्न है उनका स्प्रेड होने का सिकल का। और आमतौर पे गलत धारणा भी है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप का फूड अगर आप खाते हो तो उससे ये सिकल सेल निर्मित होते हैं। ये इसके बारे में मिथ्स है। कुछ मिथ्स ऐसे हैं कि सिकल सेल डिजीज़ कुछ खाने से हुआ है। हमारे बाप दादा लोगों ने, किसी ने, बुजुर्गों ने स्पेशली गाय का मांस खाया हो तो ये सिकल बच्चों में आता है। ये गलत है, मिक्स है। दूसरी ये भी मिथ्स है कि मेरा बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ था, उसको बाद में सिकल आ गया। ये भी मिथ है। जो बच्चा जैसा पैदा हुआ, पीड़ित वाहक, वो वैसा ही रहेगा। भले उसको सिम्टम्स बाद में आ सकते हैं, वो जन्म से नॉर्मल रह सकता है, बाद में प्रॉब्लम्स आए, हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट जो एएस है वो पीड़ित ही, वो एएस ही रहेगा, जो पीड़ित है वो पीड़ित ही रहेगा। क्या सिम्टम्स, बाहरी लक्षण हमें दिखाई देते तो हम पता लगाते कि भाई ये सिकल सेल पेशेंट है, तो कुछ सिम्टम्स होंगे उसके? जी, सिकल सेल के सिम्टम्स ऐसे, एक बहुत पिक्युलैरिटी है सिकल सेल डिजीज़ में कि भले वो पीड़ित हो, यानी एसएस पैटर्न हो, मगर सब पेशेंट सेम सीवियरिटी से प्रेजेंट नहीं करेंगे। एक ट्विंस हो, एक नॉर्मल रहेगा, दोनों एसएस है, एक नॉर्मल रहेगा, एक को खूब प्रॉब्लम्स हो रहे, पीड़ित है। ये कारण क्या है वो आज मैं डिस्कस करना नहीं चाहती, मगर प्रॉब्लम्स उनको जन्म से हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं। कुछ लोग तो 40 साल तक ठीक रहते, उन्हें पता ही नहीं होता है कि सिकल है। हाँ, वो पता ही नहीं रहता उनको कि उनको सिकल है। और तकलीफ़ अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा, वो ब्लड सप्लाई ऑर्गन को ब्लॉक करता है सिकल, तो एक इसलिए वजह से कोई भी ऑर्गन बॉडी का इन्वॉल्व हो सकता है। और अलग एज में अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे 1 साल के अंदर उनको हाथ पाँव में, छोटी उंगलियों में सूजन, जैसे बड़े होते पेन, बड़े होंगे वैसे बड़े जॉइंट्स में पेन, और बड़े हुए तो उनको स्पाइन में पेन, रिब्स में पेन, जगह बदलती गई। मगर 3 चीज़ ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा सिकल में होती है, वो है पेन, दर्द, खूब दर्द से आते वो लोग, दूसरा इन्फेक्शन, और तीसरा एनीमिया। ये 3 सबसे ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन है सिकल सेल के, हर एज में, कोई भी एज हो, ये 3 बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा भी खूब प्रेजेंटेशंस है, मगर ये 3 कॉमन है। बड़े खूबसूरत अंदाज में समझा आपने, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट में क्या क्या स्टेजेस से गुजरता है और क्या क्या होता है। कैसे मैनेज किया जाता है मैडम इसको? मतलब अगर सिकल सेल है किसी में, आपने कहा कि पेन काफ़ी हो रहा है, तो इसको मैनेज कैसे किया जाता है? मैनेज से और इम्पॉर्टेंट है इसको सपोर्टिव मैनेजमेंट। रोज की दवाई, यानी प्रॉब्लम आए तब दवाई लेना एक डिफरेंट चीज़ है, मगर इसको प्रिवेंट कैसे करना, ये कैसे कम से कम हो। एक बार दर्द शुरू हुआ कि फिर थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने को, और खूब पेनफुल होता है वो देखना भी। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो वो अवॉइड करे तो वो लोग ठीक रह सकते। ये पेन बहुत कम मात्रा में आ सकता है। जैसे खूब पानी पीना है, खूब डबल पानी, जो हम नॉर्मल लोग पीते हैं उससे डबल पानी। उससे क्या, वो जो सेल अटकता है वो फ्लो में चले जाता है और कोई तकलीफ़ कम हो जाती है। दूसरा, उनको खाना, न्यूट्रिशियस फूड खाना है। तीसरा, कोई विशेष डाइट रहता है मैडम? ऐसा विशेष डाइट नहीं रहता उनका, न्यूट्रिशियस खाना, जो नॉर्मल खाते हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस, यस, एंड अवॉइड फैटी फूड, क्योंकि कुछ गॉल स्टोन्स होते हैं, तो फैटी फूड खाने से वो एक कॉम्प्लिकेशन है गॉल स्टोन होना सिकल में, तो वो प्रमाण कम हो जाएंगे। और तीसरा है क्लेanलीनेस। इन्फेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है अपने वहाँ आने का। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इन्फेक्शन, इसलिए हमको स्वच्छता पे बहुत ध्यान रखना है। ये ऐसी चीज़ें जो लगती है ये मैडम क्या बताती है, मगर ये बहुत बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और इवन जब बच्चा नॉर्मल रहा
तभी भी डॉक्टर के पास लेके जस्ट फॉलोअप के लिए जाना। तकलीफ़ें तब तो आती ही हैं, बट जब नॉर्मल है तभी भी हम उनको देखना चाहते हैं, उनके कुछ पैरामीटर्स। मैडम एक पूछना था, जैसे आपने कहा कि इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है सिकल सेल्स की, 32 से 40 दिन के अंदर उसकी आयु ख़त्म हो जाती, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जब न्यू सेल्स ग्रो होते हैं तो वो भी क्या सिकल सेल ही बनते हैं या फिर बाद में पहले नॉर्मल रहते हैं और फिर सिकल सेल में? सिकल सेल के सेल्स ऐसे रहते, सब सेल्स अपन एसएस भी बोलो तो सब सेल सिकल नहीं रहते हैं, नॉर्मल भी रहते हैं। अब नॉर्मल अंडर स्ट्रेस सिचुएशन, अंडर स्ट्रेस और डिक्रीज ऑक्सीजन, they are converted into sickle cells. Sickle cells, अच्छा। And then when problem starts, means more cells are converted into sickle cells. So that means stress free life. Stress free life and oxygen ज़्यादा पहाड़ी वगैरह पे नहीं जाना जहाँ ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो, वहाँ अवॉइड करना। जी जी। एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते हैं और वो है टेस्ट। तो इसके लिए सिकल सेल के लिए क्या टेस्ट है एंड in what proportions do you suggest these tests? There are different level of test and अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। सबसे पहले सबसे सस्ती जो हम कम्युनिटी में करना चाहते हैं सिकल टेस्ट, वो है सोल्यूबिलिटी एंड सिकलिंग टेस्ट। बहुत सिंपल टेस्ट है, एक ड्रॉप ब्लड लेके आपको 10 मिनट में रिपोर्ट पता चल जाता है कि आप सिकल है या नहीं। ये नहीं पता चलता अभी कि वो वाहक है कि पीड़ित है। उसके लिए भी आज नई टेस्ट आई है, सेम कोई भी इवन पेरेंट्स वो टेस्ट कर सकते हैं, एक ड्रॉप ब्लड लिए और उससे उनका इंटरप्रिटेशन होता है कि वो, और कोई फ्रिज नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं लगता है। वो टेस्ट आ चुकी है अभी, जिससे आपको पता चल जाएगा तुरंत कि बच्चा या पेशेंट वाहक है कि पीड़ित है और सिकल है या नहीं। और बाकी तो कन्फर्म, ये हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं अलग लेवल की। दूसरे लेवल की टेस्ट है जहाँ हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, HPLC, वो कंफर्मेशन है। और तीसरा मोर एडवांस्ड जो प्रेगनेंसी में करते हैं उसको प्रीनेटल टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट कहते हैं। तो ये 3 लेवल की टेस्ट है जो हमको स्क्रीनिंग करना है कम्युनिटी में, तो हम सोल्यूबिलिटी टेस्ट करनी है, ड्रॉप टेस्ट वाली, और सस्ती है, इजी है करने के। कैंप्स में अगर कैंप्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जी जी जी। इस क्योंकि सिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका कॉस्ट इफेक्टिव है क्या ये, मतलब जो आप टेस्ट करवाते हो, या इट्स वेरी? नो, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। वेरी कॉस्टली? नथिंग कैन बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। यस, द टेस्ट कॉस्ट हार्डली 20 से 25 रुपये। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। कंफर्मेशन टेस्ट जो HPLC कह रही हूँ वो अराउंड 250 रुपीज़ लगेंगी। अगर वो पॉजिटिव है तो हम जा रहे हैं। तो एवरीबडी नीड्स टू गेट इट टेस्टेड, मतलब एवरीवन, यू, मी, एवरीवन मस्ट गेट टेस्टेड। एक पहले बिलीफ थी कि ये बीमारी आदिवासी में ही होती है, और बाद में ये था कि कुछ कास्ट में ज़्यादा होती है। हाउएवर ऐसा कोई नहीं है, अब लॉजिकल ऑथेंटिक प्रूफ नहीं नहीं है। अब सब कास्ट में नहीं, हमने सबने करना चाहिए। जी जी, ये एक अच्छी बात कही आपने कि एवरीबडी नीड्स टू अंडरगो द टेस्ट, कम से कम अपने खुद के सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, ताकि वो पीड़ित ना हो आगे चलकर। मैडम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं और वो है कि काउंसलिंग, जो आप अलग अलग कैंपेन्स में कहिए या फिर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स के ज़रिए आप समझाते हो सबको, तो क्या काउंसलिंग की जाती है यहाँ पर ऐसे सेंटर्स में? किस किस्म का अवेयरनेस होना ज़रूरी है ताकि दर्शकों को ये पता चले? सबसे पहली बात है कि हमको अवेयरनेस ये लाना है कि हम नॉर्मल दिख रहे हैं फिर भी हम लोग वाहक हो सकते हैं, तो अपन को टेस्ट करना ज़रूरी है। वाहक मींस यू मीन करियर, ओके। और बहुत डेंजरस फैलाने के लिए वाहक ही है, ये बीमारी फैलाते वाहक है। बिकॉज जब एक वाहक जो दिखता नॉर्मल है दूसरे वाहक से शादी करता है, तब 25% चांस है कि वो बच्चा, एवरी प्रेगनेंसी में, कि वो बच्चा पीड़ित हो सकता है। अगर एक वाहक नॉर्मल से शादी करता है तो ये एक भी बच्चा पीड़ित नहीं होगा, वाहक रहेगा बट नॉट पीड़ित। अच्छा, अवेयरनेस के बारे में? अवेयरनेस इसलिए चाहिए मुझे कि भाई आप टेस्ट करिए शादी के पहले, जैसे कुंडली मिलाते हैं आप ये भी मिलाइए। और ऐसा साइप्रस एक छोटा सा देश है यूरोप में, जहाँ सिकल सेल जैसी बीमारी, थैलेसीमिया मेन वे है, जो सिकल जितना ही प्रमाण था, सिर्फ प्री मैरिज काउंसलिंग, वहाँ रूल बन गया, शादी के पहले वाहक है क्या थैलेसीमिया का, एक वाहक दूसरे से शादी नहीं कर सकता, तो अभी वो 0 आ गया है।
तो हमें भी ऐसा कुछ करना होगा कि भाई आप पहले शादी के पहले देखिए। ये डिफ़िकल्ट है। आप ज़रूर मुझे पूछेंगे नेक्स्ट सवाल कि ये तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि शादी मत करो, और जब खुद की पसंद से बहुत आते मेरे पास, मैडम हम शादी करने वाले हैं और हम दोनों वाहक हैं, तो क्या नेक्स्ट क्या करेंगे हम? फिर हमारे पास एक उपाय है कि जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तब अर्ली प्रेगनेंसी में, यानी 8 से 12 हफ्ते के बीच में, बिफोर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, हम टेस्ट करते हैं, प्रीनेटल डायग्नोसिस कहते हैं उसके लिए, गर्भजल परीक्षा, जिससे हमें ये समझता है कि जो पेट में बच्चा है वो पीड़ित है, नॉर्मल है कि वाहक है। एंड पीड़ित है तो उनके पास ऑप्शन है क्या करना। ये एक वे है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट्स द वे आउट? मतलब अगर मान के चलो पता चला आपके टेस्ट में बच्चा वाहक है, बच्चा वाहक है, वाहक है तो कुछ नहीं, हमें नहीं, पीड़ित है। हाँ। पीड़ित है तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल रेगुलेशंस दे कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब वहाँ वो इलीगल नहीं 20 वीक्स इलीगल नहीं होता है। दे शुड हैव अ रिपोर्ट कि वाहक है, जी। इसलिए हम ये पीड़ित है, हाँ। वाहक का तो कुछ नहीं करना है, वाहक तो नॉर्मल रहते हाँ, हैं। जी। सिर्फ अगर पीड़ित है तो लाइक अदर डिजीजेस, ये भी वो डिजीजेस के लिस्ट में है जहां आप मेडिकल टर्मिनेशन, हम ऑप्शन देते हैं पेशेंट को कि आप कर सकते हैं। मैडम, लेकिन ये तो हो गई जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो ये सोचता है, समझता है और फिर प्लानिंग करता है फैमिली। लेकिन रूरल एरिया में अगर जाओ तो वहाँ का न ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, तो वो लोग अगर बिना काउंसलिंग किए शादी कर लेते हैं तो क्या, व्हाट आर द डेंजर्स? विलेज ही नहीं, हमारे यहाँ भी होते हैं, पढ़े लिखे भी शहर होते में हैं, शहर में भी। एक चीज़ है, अब हर प्रेग्नेंट वुमन का पहले 6 हफ्ते में सिकलिंग टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, अपन को पता चल गया कि वो सिकल है, माँ ट्रेट है, जी। पीड़ित भी आजकल माँ बनती है, हाँ। तो जो भी है उसके हस्बैंड का करना चाहिए, और हस्बैंड और वाइफ दोनों सिकल है तो गर्भजल परीक्षा कर लेना चाहिए। अच्छा, यानी ये एक रूल होना चाहिए कंपलसरी, और जो आने भी वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई भी कर रही है कि हर प्रेग्नेंट वुमन का पहले 2 महीने में ही सिकल सेल स्टेटस पता चल जाए। जी। तो आई थिंक आप लोग मैटरनिटी होम्स को भी ये सब इंस्ट्रक्शंस देते सब होंगे, जगह, जी। थ्रू हर प्रेगनेंसी शी मस्ट बी कमिंग फॉर चेकअप्स Yes. एंड ऑल दैट। जी जी जी। ये तो हो गई प्री नेटल की बात, हो गई न्यू नेटल अब स्टेज क्या में। होता है, जो गांव के लोग हैं हाँ। यूजुअली उन्हें बताया भी गया कि आप प्रीनेटल डायग्नोसिस करिए, आप वाहक है, आपके हस्बैंड वाहक है, मगर वो पहुंच नहीं पाते हमारे तक। ये फैसिलिटीज़ आज कुछ जगह ही अवेलेबल है, अपने नागपुर में अवेलेबल है मेडिकल कॉलेजेस में, तो वो पहुंच नहीं पाते, वो आते तब तक हमारा लेट हो जाता है, क्योंकि ये कुछ वीक्स तक ही हम कर सकते हैं। जी। 18 वीक्स तक आ गए तो ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम ये टेस्ट नहीं कर पा सकते, क्योंकि वो लॉ है Risk कि बाद है, में नहीं, लॉ है कि हम बाद में टर्मिनेट नहीं करेंगे। ओके, तो फिर क्या करें? हाँ, फिर हाँ। टेस्ट करके भी क्या करें? वो 5वें महीने में आए, 6वें महीने में आए, कोई फिर meaning कोई नहीं। मीनिंग नहीं। हाँ। फिर एक चीज़ और है आगे, जिसे हम कहते हैं न्यूनेटल स्क्रीनिंग फॉर सिकल सेल डिजीज, यानी जो न्यूबॉर्न होता है उसका एक प्रिक में ब्लड लेते हैं और वो बच्चा सिकल है या नहीं है, और वो हमें पीड़ित बच्चा है तो उसके लिए आज ऐसी फैसिलिटीज़ है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर है, जिसमें हम उसको डाल दे, वो फैसिलिटीज़ दे, स्पेशल वैक्सीन्स, मेडिसिन, तो उसकी तकलीफ कम होती है। बहुत देशों में न्यूनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम हर न्यूबॉर्न में है, अच्छा। सिकल के लिए, यानी कुछ डिजीजेस के लिए स्क्रीन करते, उसमें सिकल ज़रूरी है। तो हमारे वहाँ भी, यहाँ तो हम कर रहे हैं नागपुर मेडिकल कॉलेज में, नवजात शिशु की सिकल में के लिए जांच करते हैं, और अगर वो पीड़ित है तो उसे हम वो प्रोग्राम में डाल देते हैं, अच्छा, जहाँ काउंसलिंग, माँ का टीचिंग, दवाइयाँ क्या देना, ये सब सिखाते हैं। आपने जो कहा हाइजीन कंडीशंस के, हाइजीन वगैरह समय और मेडिसिन का भी, और प्रॉब्लम्स हुई तो क्या करना, ये सब हम बताते हैं। उससे आज लाइफ स्पैन सिकल सेल के पेशेंट्स की नियर नॉर्मल हो गई है। आज मेरे पेशेंट्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कार रेस रन करते हैं, यानी इतने आगे बढ़ गए हैं। तो अभी सिकल बीमारी ऐसे डरने की बीमारी नहीं रही। जी, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगा मैडम। आपने जो ये बात छेड़ी है कि नियोनेटल केयर, प्रीनेटल केयर वगैरह, तो ये तो ग्लोबल सिनेरियो तो हमको आपने समझा दिया, लेकिन इंडिया इन पर्टिकुलर में क्या सिनेरियो है? इंडिया में ऐसा है कि ये सिकल सेल डिजीज़ एक बेल्ट है मेनली। इसका प्रमाण 1 to 40% है इन डिफरेंट स्टेट्स,
ऑफ इंडिया, बट कुछ स्टेट से जहाँ बहुत ज़्यादा प्रमाण में है एंड कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में और ज़्यादा है, 1 to 40%, 40% तक है कुछ कम्युनिटीज़ में। गुजरात, मध्य भारत, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और अगर अपन साउथ में गए तो तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स, केरला में एक एरिया है, ऐसे कुछ पॉकेट्स है साउथ में। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रमाण में। इज इट समथिंग टू डू विद क्लाइमेट एंड वेदर चेंजेस या कुछ ऐसा? We don't know yet. It is just that migration which I said कि अफ्रीका से वो लोग वैसे माइग्रेट हुए होंगे, गुजरात से एंटर होके ऐसे गए होंगे उड़ीसा की तरफ थ्रू, they must have carried it out. We don't know actually the answer why this spread, and metro cities were spared from sickle cell disease. But now जैसे बड़े हो रहे, जॉब के लिए पीड़ित लोग भी बॉम्बे दिल्ली जा रहे, तो अभी वहाँ भी खूब पेशेंट्स हो गए सिकल। मतलब ये वो मिथ को दूर करता है कि भाई सिर्फ ट्राइबल्स में ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं, इट कुड हैपन टू एनीबॉडी। क्या फैसिलिटीज़ होंगे मैडम इसको डील करने के लिए, केयर करने के लिए? अभी तो अपने पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, सिकल सेल को डील करने के लिए हैं। और इसके लिए मैंने मेंशन करना चाहिए कि लेट पद्मश्री रामटेके साहब, संपत रामटेके साहब की एफर्ट से ये सब GR निकले, गवर्नमेंट रेगुलेशन सब निकले हैं सिकल सेल की डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए। सिकल सेल पेशेंट्स को ब्लड फ्री मिलता है, कभी उनको ब्लड के लिए नहीं देने, अगर उनको ब्लड लगता है, एनीमिया होता है, उनका एक ट्रीटमेंट है ब्लड देना, तो उनको फ्री मिलता, कहीं भी जाए सिकल सेल डिजीज़ को फ्री ब्लड मिलता है। उनकी पूरी टेस्ट फ्री होती है, ट्रीटमेंट जो भी मेडिसिन, एक हाइड्रोक्सीयूरिया करके टैबलेट है जो पहले महंगी थी, अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज इकोनॉमिक स्टेटस, कोई बट दे शुड हैव अ कार्ड, देयर इज अ कार्ड, सिकल सेल आइडेंटिटी कार्ड, जो टेस्ट करके HPLC का रिपोर्ट रहा, सिर्फ वो सोल्यूबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट करके नहीं होता है, और ये फैसिलिटी सिर्फ पीड़ित के लिए है जी। तो ये सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे रामटेके साहब, और उन्होंने बहुत पेन्स, आई हैव सीन दिस, लिए हैं, बहुत मोर्चे निकाले, ये किया, एंड ही गॉट दिस फॉर पेशेंट्स। कितनी भी महंगी एंटीबायोटिक्स हो, कुछ भी हो, पेशेंट्स को फ्री मिलती है। मैडम एक और इम्पॉर्टेंट बात आई जहन में जब आप ये बात कर रही थी कि ब्लड भी फ्री मिलता है उनको वगैरह, लेकिन ट्रांसफ्यूजन का पीरियड कितना होता है, मतलब आफ्टर हाउ मेनी डेज से ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है ब्लड का? अच्छा, ये थैलेसीमिया जैसे है बीमारी जिसमें हर 3 हफ्ते में या ब्लड देना पड़ता, सिकल में ऐसा नहीं है। सिकल में 25% पेशेंट्स को ही ब्लड लगता है, ओके, ओनली 25%, एंड डेफिनेट इंडिकेशंस है कब ब्लड देना है, उन्हीं को ब्लड देना है। थैलेसीमिया में हर बच्चे को ब्लड लगते रहता है, बट सिकल में ऐसा नहीं है जी। मैडम समय बीता चला जा रहा है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर वर्ल्ड सिकल डे के दिन आप क्या मैसेज देना चाहोगे, और व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? एक्चुअली वर्ल्ड सिकल डे 2006 में WHO ने सिकल को ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम करके आइडेंटिफाई किया, 2006 में, तब तक नहीं किया था। उसके 2 साल बाद यूनाइटेड नेशन असेंबली ने डिक्लेयर किया 19 जून 2009 में कि 19 जून को सिकल सेल अवेयरनेस डे करके दिया गया है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आज सिकल सेल डे अवेयरनेस डे है, और हर कंट्री का अलग अलग थीम होता है। हमारे कंट्री का ये बार का थीम है ब्रेक द साइकिल ऑफ सिकल सेल डिजीज़ थ्रू यूथ एम्पावरमेंट, यानी हमने यूथ ने आगे आना है, एम्पावर होना है अवेयरनेस के लिए, काउंसलिंग के लिए। आज ट्रीटमेंट मैनेजमेंट भी पीड़ित के लिए बहुत आगे बढ़ गई है, क्योर भी आ चुका है, जो बहुत कम लोग उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट लगता है, 1 से 2% सिकल सेल वालों पीड़ित को लगता है। अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्री मैरिज काउंसलिंग, प्री नेटल गर्भवती स्त्री का जो टेस्ट है वो, एंड न्यूनेटल स्क्रीनिंग, ये चीज़ें आज की ज़रूरत है वर्ल्ड हेल्थ सिकल सेल डे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत विस्तारपूर्वक लेकिन बहुत अट्रैक्टिव वे में समझाया कि सिकल सेल के बारे में अवेयरनेस क्यों होना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू, नमस्ते।